नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया में हूं आपके साथ शिल्पा। 5 की बात में आज सबसे पहले नजर डालेंगे 5 बड़ी खबरों पर। जी हां, महाराष्ट्र सरकार से कंगना रनौत का पंगा बढ़ गया है। कंगना पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि जिनको लगता है कि वो सुरक्षित नहीं है वो यहां पर नहीं रहे। वहीं एक कदम आगे संजय राउत ने कहा कि मुंबई मराठी मानुष के बाप की है। वही बात होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी, जो शाम 6 बजे चित्रकूट मंडल की समीक्षा करते नजर आएंगे। वहीं लॉकडाउन में मार झेल रहे पेरेंट्स को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत थोड़ी मिली है। वहीं 6 राज्यों को सुप्रीम झटका भी मिला है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि नहीं टलेगी नीट और जेईई की परीक्षा। पूरे देश में कोरोना की तेज रफ्तार बरकरार है, किस तरह से वो भी आपको दिखाएंगे। देश के और उत्तर प्रदेश के ताज़ा आंकड़े भी आपको बताएंगे। इस तरह से 5 की बात में आज होगी इन 5 बड़ी खबरों पर विस्तार से बातचीत। इस वक्त खबर लेते हैं लखनऊ से, जहां पर सपा नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ी, मुसीबत बढ़ी। जी हां, हज हाउस निर्माण की एसआईटी जांच होगी। गृह विभाग ने एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। हज हाउस के निर्माण के जांच के आदेश ये दिए गए हैं। जल निगम के कई इंजीनियरों की भूमिका पर भी जांच की जाएगी। किसकी कितनी संलिप्तता थी, क्या कुछ उनका रोल रहा, इसके बारे में सारे तथ्य खंगाले जाएंगे। दरअसल आजम खान के कार्यकाल में हुआ था हज हाउस का निर्माण, और इसी हज हाउस के निर्माण कार्य से जुड़े हुए सारे दस्तावेज अब मंगवाए जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स अब खंगाले जाएंगे। जल निगम के कई इंजीनियरों की दरअसल भूमिका संदिग्ध बताई गई है। लखनऊ और गाजियाबाद में हुए थे हज हाउस के निर्माण, जिसकी एसआईटी जांच की बात कही गई है। गृह विभाग ने इसके मद्देनजर एसआईटी जांच का आदेश दे दिया है। जल निगम के कई इंजीनियरों की अब भूमिका की जांच होगी, किसका क्या कुछ रोल रहा हज हाउस निर्माण के दौरान। शिवम गौतम हमारे साथ गाजियाबाद से संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शिवम, लखनऊ और गाजियाबाद में हज हाउस के निर्माण हुए थे, अब हज हाउस के निर्माण की जांच की बात जैसे सामने आई है, एसआईटी अब इसकी जांच करेगी। फिलहाल किस तरह के संदिग्धता इस पूरे मामले को लेकर बताई जा रही है? इंजीनियर्स के रोल को लेकर भी जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और अल्पसंख्यक मंत्री आजम खां का ड्रीम प्रोजेक्ट हज हाउस था, उसी को लेकर गाजियाबाद और लखनऊ में हज हाउस का निर्माण हुआ था। करीब सन 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गाजियाबाद पहुंचकर 51 करोड़ 30 लाख की लागत से बने हज हाउस का उद्घाटन भी किया था। पर अब गृह विभाग के आदेश के बाद एसआईटी निर्माण विभाग से जो घोटाला सामने आया है हज हाउस में, जिसमें जल निगम के अधिकारियों की भी संलिप्तता पाई गई है, उसको लेकर एसआईटी जांच करेगी और पूरे मामले से गृह विभाग को करेगी। अब देखना हो कि गाजियाबाद में किस तरह का घोटाला, किस तरह की गड़बड़ी सामने आई है। देखिए, निर्माण विभाग में करीब बड़ा घोटाला सामने आया है कि क्योंकि लगातार आजम खां जब से जेल में गए हैं, उनके खिलाफ जितने भी उस दौरान जितने भी निर्माण हुए थे, और आजम खां के दौरान जिस तरह में हज हाउस बना था, क्योंकि ड्रीम प्रोजेक्ट था, तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में हज हाउस सन 2015 से ही था। पर अब जांच जब बैठी है, एसआईटी जांच करेगी, तो सामने निकल कर आएगा किस तरीके का निर्माण घोटाला आया है, क्योंकि जल निगम के अधिकारियों की भी संलिप्तता पाई जा रही है। तब एसआईटी गाजियाबाद पहुंचेगी और महज बिंदुओं पर किन किन बिंदुओं पर जांच करेगी, उसके बाद गृह विभाग को एक फाइल सौंपेगी, उसमें जांच के आदेश दे दिए हैं। एसआईटी गाजियाबाद कब तक पहुंचेगी, क्या कुछ इस बारे में जानकारी मिल रही है? कितनी तेजी के साथ ये मामले की जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया जाएगा? कोई समय सीमा रखी गई, कोई तारीख रखी गई? करा है कि फाइलें जल्दी से जल्द क्लियर हो पाए और एसआईटी जांच जल्द से जल्द पूरी हो सके, क्योंकि एसआईटी सबसे पहले लखनऊ जांच करेगी, उसके बाद गाजियाबाद पहुंचेगी। तो देखना होगा कि आखिर गाजियाबाद एसआईटी कब पहुंच पाती है और अपनी जांच किन बिंदुओं पर करेगी। ठीक है, जल निगम के ऐसे में तो कई सारे अधिकारी, कई सारे कर्मचारी फिर इसकी जद में आएंगे जिनकी जांच होगी। लगता है संपर्क हमारा कट गया है। एक बार फिर से बड़ी खबर आपको बता दें, गृह विभाग ने एसआईटी के जांच के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद अब गाजियाबाद जल्द ही एसआईटी की टीम पहुंच जाएगी, इस मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। दरअसल लखनऊ में और गाजियाबाद में हज हाउस का निर्माण किया गया था, जिसमें जल निगम के कई इंजीनियर्स की भूमिका संदिग्ध बताते हुए ये मामले जिस तरीके से सामने आया है। अब फिलहाल एसआईटी मामले की जांच करेगी कि ये जो घोटाले की बात कही जा रही है, गड़बड़ी की बात कही जा रही है, क्या कुछ तथ्य इसके पीछे है। जांच के बाद वो स्पष्ट हो पाएंगे। तो हज हाउस के निर्माण की एसआईटी जांच होगी। आजम खान की मुश्किलें बढ़ती हुई, क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल के दौरान इनका निर्माण हुआ था। एक लखनऊ में बना था, एक गाजियाबाद में भी बना था। ऐसे में
गाजियाबाद जल्द ही एसआईटी की टीम इस मसले पर जांच के लिए पहुंचेगी और उसके बाद फिर आगे की जांच पड़ताल तमाम उस समय जितने भी इंजीनियर्स थे, जितने भी अधिकारी कर्मचारी इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे, ड्रीम प्रोजेक्ट भी उस समय कहा गया था, लगे हुए थे, जिनकी भूमिका थी, क्या कुछ उनका रोल उस समय रहा, इसकी गहनता से जांच एसआईटी की टीम करेगी। गृह विभाग की तरफ से आदेश दे दिया गया है। इसके वाजपेयी हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वाजपेयी, जल निगम के कई इंजीनियर्स की भूमिका को संदिग्ध बताते हुए जिस तरह से हज हाउस के निर्माण को लेकर एसआईटी जांच के आदेश दे दिए गए हैं, इसके बाद किस तरह की हलचल है वहां पर और आजम खान की मुश्किलें कितनी बढ़ती हुई दिख रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से सपा सरकार के दौरान 2 हज हाउसों का निर्माण हुआ था, जिसमें राजधानी लखनऊ और साथ ही साथ गाजियाबाद में ये हज हाउस बने थे। करीब 100 करोड़ से ज्यादा का बजट था, जिसमें सीएनडीएस संस्था थी जिसकी तरफ से ये निर्माण कराया गया था। क्योंकि जल निगम इस संस्था का निर्माण करा रहा था, उस दौरान ये विभाग तत्कालीन मंत्री आजम खान के पास था। वैसे ही आजम खान की मुश्किलें लगातार उनके विश्वविद्यालय के मामले में, बाकी उनके बेटे के जन्म प्रमाण पत्र के बारे में, जहां पहले ही वो मुश्किलों में हैं, अब जब गृह विभाग की तरफ से एसआईटी का जांच का आदेश दे दिया गया है तो निश्चित है कि उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। क्योंकि अब इस पूरे मामले की जांच एसआईटी करेगी। करीब 100 करोड़ से ज्यादा का बजट था। निश्चित तौर पर ये बजट किस तरीके से खर्च किया गया, किन किन संस्थाओं को काम दिया गया, उसमें सीएनडीएस की भूमिका क्या थी, साथ ही साथ वो इंजीनियर जो इन हज हाउस को बनाने में कहीं न कहीं उस समय लगे हुए थे, उनकी भूमिका को लेकर भी एसआईटी जांच करेगी। कई ऐसे इंजीनियर हैं सीएनडीएस के जो कहीं न कहीं जिनकी भूमिका संदिग्ध है। जल निगम के भी कई ऐसे इंजीनियर्स हैं जिनकी भूमिका पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। शिकायतकर्ता ने मामले की शिकायत मुख्यमंत्री और साथ गृह विभाग में की थी, जिसके बाद इसकी जांच चल रही थी। क्योंकि अब गृह विभाग ने पूरी जांच एसआईटी को सौंप दी गई है, तो निश्चित है कि आने वाले समय में तत्कालीन डायरेक्टर से लेकर मंत्री और बाकी कई इंजीनियरों पर भी कार्रवाई की गाज गिर सकती है और निश्चित तौर पर बहुत सारे और भी खुलासे इस निर्माण से जुड़े हुए हो सकते हैं। जी चलिए, ठीक है वाजपेयी, आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। तो फिलहाल तो आजम खान की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती दिख रही है। आजम खान के कार्यकाल में जो हज हाउस का निर्माण हुआ था, चाहे वो गाजियाबाद में हो चाहे वो लखनऊ में हो, उस एसआईटी जांच के आदेश दे दिए गए। खबर लखनऊ से ही। फुल एक्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जी हां, चित्रकूट मंडल की विकास योजनाओं की आज वो समीक्षा करते नजर आएंगे। शाम 6 बजे चित्रकूट मंडल की समीक्षा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी समीक्षा करेंगे, इस बैठक में हिस्सा लेंगे, जिस बैठक में अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बैठक होने वाली है। एसके वाजपेयी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वाजपेयी, आज चित्रकूट मंडल की समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते नजर आएंगे। इसके मद्देनजर क्या कुछ हल चले और किस तरह की उम्मीदें चित्रकूट मंडल में विकास कार्य कहां तक पहुंचे हैं, वहां पर धरातल परिस्थिति क्या नजर आती है? बिल्कुल, हम बात करें जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश भर के सभी 18 मंडलों की समीक्षा करेंगे, जिस क्रम में आज चित्रकूट मंडल की समीक्षा है और उस समीक्षा के दौरान हर उस योजना को सीएम योगी आदित्यनाथ देखेंगे, उसका फीडबैक लेंगे, क्या अभी तक कार्य हुआ है उससे पूरी रिपोर्ट लेंगे। तो निश्चित तौर पर आज जब 6 बजे ये समीक्षा बैठक डीसी के जरिए शुरू होगी तो उसमें कमिश्नर चित्रकूट धाम मंडल, उसके अलावा जो आसपास के जो चित्रकूट धाम मंडल के जिले हैं उसके जिलाधिकारी और सीडीओ मौजूद होंगे। कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो चित्रकूट में चल रही हैं। सबसे बड़ी परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो डिफेंस कॉरिडोर निर्माण हो रहा है, उसमें चित्रकूट और आसपास के जो बुंदेलखंड के जिले हैं उसमें बड़े पैमाने पर निर्माण और अधिग्रहण का कार्य चल रहा है। तो उसकी क्या अब तक की प्रगति रिपोर्ट है वो भी सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे। चित्रकूट में किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है, विकास कार्य वास्तविकता में कितने आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसकी जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ चित्रकूट से हमारे संवाददाता सोहन लाल जुड़े हुए हैं। सोहन लाल, वहां की वास्तविकता बताएं, विकास कार्य को लेकर आज चित्रकूट मंडल को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 6 बजे समीक्षा करेंगे, लेकिन वहां पर हकीकत क्या दिखती है? राम जन्मभूमि के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक क्षेत्र को विकास को देखते हुए बढ़ावा दिया। उसको लेकर के कोरोना काल के चलते उन्होंने वीसी किया, जिसको वीसी में जो है बांदा चित्रकूट सांसद आर.के. पटेल, पीडब्ल्यू राज्य मंत्री चंद्रिका उपाध्याय और जिलाधिकारी शेषमणि पांडे, पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल के साथ जो है आज वीसी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जो है मुख्यमंत्री ने जिस तरह से बढ़ावा दो विकास को लेकर के चित्रकूट एक जो है अहम तपोभूमि थी, जिसको लेकर के अयोध्या और धार्मिक क्षेत्र को लेकर के लगातार विकास हो रहा है, जिसको लेकर के जो है
वाल्मीकि आश्रम जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेस लेकर के और रोडों को लेकर के तमाम तरह की जो है विकास कार्यों को लेकर के सांसद और पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री जी से जो है पूरी तरह से समीक्षा बैठक लेंगे। ठीक है, वाजपेयी भी मेरे साथ बने हुए हैं। वाजपेयी, जिस तरीके से सहारनपुर मंडल की समीक्षा की गई, अयोध्या मंडल की समीक्षा की गई और अब चित्रकूट मंडल की समीक्षा की गई, यानी कि एक एक करते हुए सभी की तरफ बाकायदा पूरी तरीके से ध्यान देते हुए यहाँ पर कहीं भी कोई भी कोर कसर ना रह जाए। जाहिर तौर पर अनलॉक 4 में इस समय हमारा देश चल रहा है। जाहिर तौर पर ऐसे में अब जो विकास कार्य रुके हुए थे, अटके हुए थे, लटके हुए थे, उन्हें अब तेजी के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर यूपी सरकार की तरफ से। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान भी जो महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं जो खास तौर पर बुंदेलखंड से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे रहा हो या फिर डिफेंस कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण का मामला रहा हो, या उसके अलावा 9,000 करोड़ की लागत से बुंदेलखंड में जल परियोजना जिसमें पाइप के जरिए घर घर तक पानी पहुंचाने, खेतों तक पानी पहुंचाने की योजना है, वो योजना हो, या फिर धर्मनगरी चित्रकूट के विकास को लेकर हो, ताकि पर्यटन के तौर पर उसको बढ़ावा मिले और ज्यादा से ज्यादा पर्यटक वहां पर आए। ये बहुत सारी ऐसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं जिसको जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछली बार चित्रकूट का दौरा किया था तो इन सारी कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। उनकी अब तक की क्या प्रगति रिपोर्ट है, आज वो लेने वाले हैं। जहां लगातार हर मंडल की समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कर रहे हैं, 2 मंडल की समीक्षा हो चुकी है। आज जहां सीएम योगी आदित्यनाथ चित्रकूट मंडल की समीक्षा करेंगे तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना डिफेंस कॉरिडोर है वो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड उसका मेन हब है। तो उसमें क्या अब तक की प्रगति रिपोर्ट है, सभी जिलाधिकारियों से सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे, रिपोर्ट लेंगे। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप इस समीक्षा बैठक पर नजर रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो 3 तस्वीर आपके सामने, सहारनपुर मंडल की समीक्षा कर ली गई, कल अयोध्या मंडल की समीक्षा की गई सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा, और आज शाम 6 बजे चित्रकूट मंडल की भी समीक्षा होगी। ये बेहद महत्वपूर्ण डिफेंस कॉरिडोर के लिहाज से माना जा रहा है और ऐसे में सारी डिटेलिंग संबंधित अधिकारियों से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेते हुए जानेंगे कि विकास कार्य इस मंडल में चित्रकूट में डिफेंस कॉरिडोर के जो प्रोजेक्ट चल रहा है उस परियोजना में कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ कुछ कमी पेशी आ रही है, कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है, सारी जानकारियाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखी जाएगी आज शाम 6 बजे बैठक में। खबर दिल्ली से, सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को झटका लगा है। 6 राज्यों की ओर से दरअसल जो याचिका दाखिल की गई थी उसे खारिज कर दिया गया है। जी हाँ, यानी कि जेईई और नीट की परीक्षा को लेकर जो याचिका दाखिल हुई थी उसमें ये 6 राज्यों को झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि किसी भी हाल में ये परीक्षा नहीं टलेगी। गैर बीजेपी शासित 6 राज्यों के कैबिनेट मंत्रियों ने दरअसल याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई थी जिसे कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है। नीट की और जेईई परीक्षा को टालने के लिए रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई थी। कोर्ट से 17 अगस्त को दिए गए आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की गई थी, लेकिन एक बार फिर से ये स्पष्ट हो गया है कि नीट की और जेईई की परीक्षा नहीं टलेगी। 6 राज्यों की ओर से जो याचिका दाखिल हुई थी वो खारिज हो गई है। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि इन मंत्रियों ने दाखिल की थी याचिका। पश्चिम बंगाल के मलय घटक, झारखंड के रामेश्वर ओराव, जिन्होंने याचिका दाखिल की थी, ये चाहते थे कि परीक्षा रद्द की जानी चाहिए। कोविड-19 की तमाम मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर राजस्थान के रघु शर्मा, छत्तीसगढ़ के अमरजीत भगत, पंजाब के बीएस सिद्धू, महाराष्ट्र के उदय रविंद्र सावंत इनमें शामिल है। इन मंत्रियों ने याचिका दाखिल की थी, लेकिन इन मंत्रियों को झटका लगा है, इन राज्य सरकारों को झटका लगा है और ये स्पष्ट कर दिया गया कि जेईई और नीट की परीक्षा होकर रहेगी। और आइए आपको बताते हैं कि कब से परीक्षाएं हैं और कितने छात्र हैं जो इस परीक्षा में बैठेंगे। दरअसल 1 सितंबर से शुरू है जेईई की परीक्षा, 13 सितंबर से नीट की परीक्षाएं शुरू होंगी। 19 लाख से ज्यादा छात्रों ने डाउनलोड कर लिए हैं प्रवेश पत्र। जेईई के 8,58,000 में से 7,06,000 लोगों ने डाउनलोड कर लिया है प्रवेश पत्र, यानी कि जो एडमिट कार्ड होता है वो डाउनलोड किया जा चुका है इन लोगों के द्वारा। और नीट के 15,97,000 छात्रों में से भी ज्यादातर छात्रों ने डाउनलोड कर लिया एडमिट कार्ड, यानी कि वो लोग तैयार है परीक्षा देने के लिए। तो फिलहाल ये जो असमंजस की स्थिति थी, याचिका दायर की गई थी, क्या कुछ फैसला आएगा, एग्जाम होगा नहीं होगा, अभी स्पष्ट हो गया है।
बढ़ते खबर में आगे खबर लखनऊ से। स्कूल फीस वसूली के खिलाफ हाईकोर्ट ने मुहर लगाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की तरफ से मुहर लगाई गई। फीस माफी को लेकर राज्य सरकार ने पहले आदेश दिया था। अभिभावकों पर दबाव प्राइवेट स्कूल्स नहीं डाल सकते। हाईकोर्ट ने एक बार फिर से ये साफ शब्दों में स्पष्ट किया, फीस के लिए किसी भी तरह का कोई भी दबाव नहीं डाला जा सकता पेरेंट्स पर। स्कूल बंद रहने तक फीस वसूलने का दबाव नहीं बना सकते। किसी स्कूल के फीस का दबाव बनाने पर शिकायत भी हो सकेगी। यानी अगर कोई स्कूल प्रबंधन नहीं मानता है, पेरेंट्स को बार बार कहता है फीस जमा कराने के लिए, या फिर उसके बच्चे को पढ़ाई से वंचित किया जाता है, तो इसकी शिकायत भी करवाई जा पाएगी। फीस जमा न कर पाने की स्थिति में ऑनलाइन शिक्षा से बच्चे को वंचित स्कूल बिल्कुल नहीं कर सकेंगे, और अगर कोई स्कूल इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, शिकायत भी की जाएगी। गाजियाबाद से हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव यादव और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गौरव, जिस तरीके से पेरेंट्स एसोसिएशन के तमाम सदस्य, तमाम अभिभावक वहां पर भूखे प्यासे बैठकर संघर्ष कर रहे थे, अपनी बात ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, और अब ये बड़ी राहत किस तरह से देखा जाए? हड़ताल पर बैठा ही हुआ है। आइए इन्हीं से बात करते हैं और पहले इन्हीं से समझ लेते हैं कि हाई कोर्ट की जो लखनऊ ब्रांच है उसने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल किसी भी अभिभावक पर दबाव नहीं बना सकता फीस के लिए, ना ही एग्जाम से कंडक्ट कर सकता है, ना ही ऑनलाइन क्लास बंद कर सकता है। आपको क्या लगता है ये कदम किस हद तक सही लगता है और कितना इसको लगता है? देखिए, हाई कोर्ट की जितने भी मांगे हैं, हाई कोर्ट के जितने भी आदेश है, ये स्कूल मानने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। और जिला प्रशासन की स्थिति हम आपको ये बता दें, ये पिछले 5 महीने में 150 के आसपास हमने ज्ञापन दिया। स्कूलों की तरफ से ऑनलाइन क्लास बाधित किए जा रहे हैं, बच्चों के उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनका रिजल्ट रोका जा रहा है, और उनके माता पिता को, अभिभावकों को बार बार फोन करके नाम काटने की धमकी दी जा रही है, फीस जमा कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इसी बात को लेकर के हमने डीएफआरसी के सामने ज्ञापन दिया और हमने इन पे कार्रवाई करने की मांग की और अभिभावकों को राहत पहुंचाने की बात। लेकिन आज तक 5 महीने में एक भी कार्रवाई नहीं हुई। हमने जिला प्रशासन से डीएफआरसी से 5 मांगे करी थी, जिसमें प्रमुख 2 मांगे थी कि एक तो 3 महीना जो संपूर्ण लॉकडाउन था, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने एक रिक्शा चालक से लेकर के एक जो है करोड़पति अरबपति आदमी तक से झोली फैला करके भारत के को चलाने के लिए, देश को बचाने के लिए योगदान मांगा था, जो जिस लायक है सबने अपने 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 क्षमता अनुसार योगदान दिया था। उसमें क्या इन स्कूलों का योगदान नहीं होना चाहिए? जो मध्यम वर्गीय अभिभावक है, पीड़ित है, परेशान है, उनके पास पैसे नहीं है, नौकरी चली गई, व्यवसाय खत्म हो गया, उनके पास पैसा कहाँ से आएगा वो फीस जमा कर दे। तो 3 महीने का तो संपूर्ण लॉकडाउन के समय का फीस माफी का, उसके बाद जुलाई से जो ऑनलाइन क्लास चालू हुआ है, तो स्कूल का कोई भी एक्सपेंस उसमें नहीं हो रहा है, कोई खर्चा नहीं हो रहा है, क्योंकि अध्यापक अपने घर से ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, जिसमें न तो मोबाइल उनका है, न इंटरनेट उनका है, न तो व्यवस्था उनका है, न पंखा उनका है, न बिजली उनका है। तो हमने कहा उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग डीएफआरसी फीस निर्धारित करते, लेकिन किसी भी मुद्दे पे डीएफआरसी कोई भी सर्कुलर जारी करने को तैयार नहीं है, प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। हमने लास्ट में 25 अगस्त को सीएम गाजियाबाद को, डीएफआरसी के सचिव सीआई साहब को यह ज्ञापन दिया था कि अगर 1 सितंबर तक आपके तरफ से कोई ठोस कार्रवाई इन प्राइवेट स्कूलों पे नहीं होती है तो मजबूरन हम गाजियाबाद के अभिभावकों, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ ये जो कहा गया है, स्पष्ट कह दिया गया है कि किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं बनाया जा सकता। कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने ये राहत की सांस जरूर ली होगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। उधर महाराष्ट्र सरकार से कंगना रनौत का पंगा बढ़ गया है। जी हां, कंगना रनौत पर हमलावर हो गई है शिवसेना। कंगना पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जिनको लगता है कि वो सुरक्षित नहीं है वो यहां पर नहीं रहे। शिवसेना नेता संजय राउत का भी विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुंबई मराठी मानुष के बाप की है, महाराष्ट्र के दुश्मनों को करेंगे खत्म, जिस थाली में खाए उसी में थूकना गलत,
शिवसेना ब्रिगेड को कंगना रनौत का जवाब कि एक ही दिन में पीओके से तालिबान हो गए, यानी कि वार पलटवार का इस सिलसिला बदस्तूर जारी है। 9 सितंबर को मुंबई पहुंचेंगी कंगना रनौत और कंगना रनौत ने ये खुला चैलेंज संजय राउत को दिया, शिवसेना को दिया कि मैं 9 सितंबर को मुंबई आ रही हूं, किसी के बाप में दम हो तो मुझे रोक के दिखा दे। कंगना रनौत के समर्थन में कई बीजेपी नेता भी अब सामने आ रहे हैं और इस तरीके से कंगना की तरफ से वार किया जा रहा है, उधर से शिवसेना की तरफ से फिर पलटवार किया जा रहा है। और ये ताज़ा बयान शिवसेना नेता संजय राउत ने दिया है कि मराठी मानुष के बाप की मुंबई है। बढ़ते खबरों में आगे, उत्तर प्रदेश में लगातार घट रहा है बाढ़ का पानी। अब जी हाँ, ये ताज़ा अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 14 जिलों के 421 गांव बाढ़ से प्रभावित है। यूपी में 172 ऐसे गांव मैरून और जलमग्न, और अभी तक और इसी बीच कोरोना अपडेट्स आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीज 58,000 के पार हो गए हैं। अब तक 1,90,818 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। यूपी में कोरोना से अब तक 3,762 मरीजों की मौत। यूपी में होम आइसोलेशन में जो लोग हैं वो भी 30,000 के पार हैं, जो लोग खुद अपने घरों में ही अपने आप को आइसोलेट किए हुए हैं। और बीते दिन 1,40,601 सैंपल्स की जांच की गई। कंटेनमेंट जोन की संख्या उत्तर प्रदेश में 17,759। ये ताज़े आंकड़े कोरोना अपडेट से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के 2,53,000 के पार कोरोना केसेस यहाँ पर जा पहुंचे हैं। यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,53,175 हो गई है। उधर उत्तर प्रदेश में लगातार बाढ़ का पानी घट रहा है। यूपी में 14 जिलों के 421 गांव प्रभावित है, बाढ़ से प्रभावित। यूपी में 172 गांव मैरून और जलमग्न हैं और अब तक कुल 1,86,136 परिवारों को खाद्यान्न किट का वितरण भी किए जाने का दावा किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित जिलों में 152 नाव का संचालन। उत्तर प्रदेश में 784 बाढ़ चौकियों की भी स्थापना की गई है। इस तरह से इन आंकड़ों के जरिए एक बार फिर से कितनी तैयारियां वहां पर की गई है, किस तरह के इंतजामात वहां पर किए गए हैं, ये दर्शाने की कोशिश हुई है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बाढ़ के पानी घटने की बात कही जा रही है, जाहिर तौर पर लोगों की चिंता भी फिर थोड़ी घटेगी, क्योंकि खतरे के निशान के पास जैसे जैसे पानी पहुंच रहा था, जैसे जैसे सेंटीमीटर दर सेंटीमीटर जल स्तर ऊपर बढ़ता जा रहा था, चिंताएं भी उसी हिसाब से बढ़ती जा रही थी। हालांकि इंतजामों की बात शुरुआत से ही प्रशासन की तरफ से, प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से तमाम ऐसे जिलों में जहां पर बाढ़ का खतरा है किए गए थे। और इसी के मद्देनजर 784 बाढ़ चौकियों की भी स्थापना पहले से ही की गई और लगातार अब बाढ़ के पानी घटने की खबर फिलहाल सामने आ रही है। खबर लखनऊ से, पीजीआई में बिज्जू मचा हड़कंप। जी हां, पंखे पर फंसा बिज्जू और लोगों की अटकी सांस। पीजीआई में अफरा तफरी का माहौल फिर पैदा हो गया। बिज्जू को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम को सूचना दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम वहां पर पहुंची, लेकिन तब तक काफी देर तक वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, एक पंखे पर बिज्जू फंस गया, उसे समझ नहीं आ रहा था। दरअसल कोशिश कर रहा था वो नीचे उतरने की, लेकिन पंखे की पंखुड़ियाँ एक के बाद एक पीछे की तरफ खिसक रही थी, जिससे वहाँ पर हड़कंप मच गया। लोग वहाँ पर इसकी वीडियो बनाने लगे, कैमरे में कैद करने लगे, लेकिन कोई इसकी मदद नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद फिर वन विभाग को फ़ोन किया गया इस बिज्जू को यहाँ से निकालने के लिए। उसके बाद वन विभाग की टीम वहाँ पर पहुँची।